तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 16 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को अच्छे से कहानी या फिर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सारा मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न ये आया हुआ था जून 2025 में कि तक्षी शिवशंकर पिल्ले के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर, हम लोगों का MHD 13 से लेकर 13, 14, 15, 16 और कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे उनका 17 से स्टार्ट होता है, तो 17, 18, 19, 20 तक। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि 21 से लेकर 24 तक का उन्होंने पेपर सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा हार्ड हो गया, तो उनको इजी लैंग्वेज में मतलब कन्वर्ट करके बताने के लिए। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक MHD 16 का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि तक्षी शिवशंकर जी जो थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने को। ज़्यादा नहीं है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या लिखते हैं, देखिए। तक्षी जो शिवशंकर पिल्ले जी हैं, वे मलयालम साहित्य के उन महान साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने साहित्य को राजमहलों और उच्च वर्ग से निकालकर आम आदमी के जीवन से जोड़ा। उनका वास्तविक नाम था के शिवशंकर पिल्ले, लेकिन वे अपने गांव के नाम पर तक्षी कहलाए। उन्होंने, देखिए, यहाँ पर समझने लायक एक चीज है कि इन्होंने जो साहित्य था उसको यहाँ पे उन्होंने क्या कहा गया है कि राजमहलों और उच्च वर्ग से निकालकर, मतलब राजा और अमीरों के वर्गों से निकालकर यहाँ पे इन्होंने अपने उपन्यास में, ठीक है, या फिर अपने साहित्य में इन्होंने किसका नाम दिया, मतलब किसको नायक बनाया और किसको इन्होंने जगह दी। तो ज्यादा से ज्यादातर इन्होंने जो ग्राम के लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उन्हीं को इन्होंने अपना अ, जो उपन्यास है, जो साहित्य है, उसका जरिया बनाया। ठीक है, तो उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और नाटक जैसे अनेक विधाओं में लेखन किया। उनका जो साहित्य है वे जीवन, समाज, संघर्ष और मानवीय संवेदना का एक जीवंत दस्तावेज है। इसलिए कहा जाता है कि तक्षी ने मलयालम उपन्यास को विश्व साहित्य की ऊंचाई तक पहुंचाया। मतलब अपने इसी जीवंत शक्ति के कारण उन्होंने एक साहित्य को या फिर मलयालम उपन्यास को इन्होंने विश्व साहित्य तक पहुंचा दिया। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट वाइज चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे, तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सारी चीजें जानकारी हो जाएंगी। देखिए, जन्म, नामकरण और सामाजिक परिवेश, ये हमारा पहला बिंदु है। तो अब सबसे पहले हम उनके जन्म और परिवेश की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो तक्षी जी थे, उनका या फिर शिवशंकर पिल्ले का जो जन्म था कब हुआ? 17 अप्रैल 1912 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देखिए, केरल में, मध्य केरल में एक गांव है, अ, कुट्टनाड क्षेत्र के तक्षी गांव में हुआ था। और ये जो क्षेत्र है वो जल से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। खेती पर आधारित है ये गांव, नाव पर निर्भर है और निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन वाला क्षेत्र है। मतलब कभी भी संघर्ष के बिना जीवन यहाँ पे संभव नहीं है। यही सामाजिक परिवेश उनके साहित्य की आत्मा बन गया और इन्हीं संघर्षपूर्ण सामाजिक परिवेश को उन्होंने अपने जीवन का आत्मा बना लिया, अपने जीवन के केंद्र बिंदु बना लिया उन्होंने। उनके लेखन में गांव आता है, खेत है, जल प्लावन है। जल प्लावन होना मतलब जल का प्रचुर मात्रा में आना, श्रमिक जीवन और सामान्य मनुष्य की पीड़ा बार बार दिखाई देती है इनके साहित्य में। ठीक है, तो दूसरे नंबर बिंदु क्या है कि साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण में कुट्टनाड की भूमिका। देखिए, तक्षी के साहित्य को समझने के लिए, तक्षी मतलब यहाँ पे शिवशंकर पिल्ले को कहा गया है, तो देखिए तक्षी के साहित्य को समझने के लिए कुट्टनाड को समझना बहुत जरूरी है। कुट्टनाड क्या है? तो कुट्टनाड की विशेषता क्या है कि यहाँ पे 12 मासी जल रहता है, मतलब 12 मासी वहां पे जल रहता है। नाव पर आधारित उनका जीवन है। खेती की अत्यंत कठिन प्रक्रिया यह जीवन मनुष्य को धैर्य, संघर्ष और सामूहिकता सिखाता है। मतलब वहां पे जीवन जीना इतना आसान नहीं है, बहुत संघर्ष करने के बाद वहां पे जीवन संभव है। और वहां पे जो मनुष्यों में धैर्य है, संघर्ष करते हैं और सभी मिलकर रहते हैं, सामूहिकता देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ी बात है उस गांव की।
इसी कारण तक्षी के जो पात्र हैं प्रकृति से कटे हुए नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीते हुए मनुष्य हैं। मतलब इसी कारण तक्षी जी ने मतलब शिव शंकर पिल्ले जी ने अपने साहित्य में जिन पात्रों को रखा है वो प्रकृति के साथ प्रकृति से बिल्कुल अलग नहीं है, वो प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए मनुष्य हैं। उनकी दृष्टि जो है वो दार्शनिक है, इसलिए बनी मतलब जो दृष्टि है वो दार्शनिक इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने जीवन को संघर्ष की प्रयोगशाला में देखा था। उन्होंने जीवन किस तरह से संघर्ष करता है उसको उन्होंने बचपन से ही देखा था। ठीक है, तो तीसरा बिंदु में क्या आता है कि लोक कथाएं, पारिवारिक अनुभव और मानवीय संवेदना। देखिए तीसरा नंबर बिंदु के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि तक्षी के साहित्यिक विकास में उनके बचपन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बचपन उनका जो बीता कुट्टनाड गांव में, ठीक है, तो उनका बचपन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उनके साहित्य के विकास करने में। बचपन में ही उन्होंने लोक कथाएं सुनी थी, मतलब लोगों द्वारा बहुत तरह तरह की कथाएं सुनी थी। पारिवारिक इतिहास उन्होंने जाना, अपने परिवार का क्या इतिहास था वो उन्होंने जाना। उत्सव त्योहार उन्होंने देखा, कृषि जीवन वहां पे जिया, खुद कृषि जीवन जिया और बाढ़ की त्रासदियां महसूस की। बाढ़ आने से जो त्रासदी घटती है, जो तकलीफें होती हैं, इन सभी अनुभवों ने उन्हें केवल लेखक नहीं बल्कि संवेदनशील मानव बनाया। इन सभी चीजों के साथ मतलब लेकर जब वे आगे बढ़े तो साहित्य लिखने में उनको बहुत आसानी हुई। उन्होंने केवल मतलब लेखक नहीं बने वहां पे बल्कि संवेदनशील मानव बना दिया। मतलब संवेदनशील मतलब वही होता है जो सारी चीजों को लेकर चलता है, अच्छे और बुरे का जिसमें ख्याल रहता है, जिन चीजों को समझकर, ठीक है, आगे बढ़ता है। इसी कारण उनका साहित्य भावुक नहीं है बल्कि गहरी मानवीय समझ से भरा हुआ है। इसलिए जो तक्षी का साहित्य है वो भावुक नहीं है, मतलब इमोशनल चीजें नहीं ऐड की गई है इसमें, मानवीय जीवन की गहरी समझ वाली चीजें उनके साहित्य में देखने को मिलती है। अगला है वैचारिक प्रभाव, मतलब चारों तरफ से क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें तीन लोग आते हैं, मार्क्स आते हैं, फ्रॉइड आते हैं और डार्विन आते हैं। तो दोस्तों अब हम उनके वैचारिक प्रभावों की बात करते हैं। ठीक है, पहले हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स बाद में उन्हें क्या मिला या फिर मार्क्सवाद से किस प्रकार से प्रभावित हैं। देखिए मार्क्सवाद से उन्हें शोषित वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता मिली, इसलिए वे मजदूर, किसान, भंगी, वंचित वर्ग के पक्षधर बने। जिस तरह कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग के प्रति आवाज उठाया, ठीक उसी तरह इन्होंने मार्क्सवाद को जरिया बनाकर ही उन्होंने मजदूर, किसान, भंगी का कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ नहीं, मतलब उनके हक में, ठीक है, उनके हक में, वंचित जो वर्ग हैं उनके हक में ये पक्षधर बने, मतलब उनसे उनकी ओर से होकर इन्होंने लड़ाई की, आवाज उठाई। फ्रॉइड से वे क्या लेते हैं, तो देखिए फ्रॉइड से उन्होंने मानव मन की जटिलता को समझा। ये फ्रॉइड वही है, सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने मानव मन की साइकोलॉजी को इन्होंने बताया था। तो मानव मन में क्या जटिलता है वो यहाँ से इनसे प्रभावित होकर वे अपने गांव के लोगों के, मानव के मतलब अपने गांव के लोगों का जो मन है उसको उन्होंने जानने की कोशिश की। इसका प्रभाव उनके पात्रों के अंतर मन में दिखाई भी देता है। ठीक है, डार्विन से उन्होंने क्या लिया, तो देखिए डार्विन ने उन्हें अंधविश्वासों के विरोध की वैज्ञानिक दृष्टि दी। डार्विन ने उन्हें अंधविश्वास के साथ कैसे लड़ा जाए इसके मतलब ये चीजें उन्होंने डार्विन से सीखी। तो इन तीनों प्रभावों ने उनके साहित्य को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक बनाया। ठीक है, पांचवा नंबर बिंदु है लेखन के तीन प्रमुख चरण। देखिए तक्षी की रचनात्मक यात्रा तीन प्रमुख चरणों में विभाजित की जाती है। तक्षी की जो रचनात्मक जो यात्रा है वो तीन चरण है उसके। पहला चरण में क्या है, तो इस चरण में बंगला और फ्रांसीसी साहित्य का रूमानी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, बंगला और फ्रांसीसी साहित्य में रूमानी जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रचनाएं क्या क्या आती हैं, तो प्रतिफलम आता है और पतित पंकज। ठीक है, ये दो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। दूसरे चरण में क्या आता है, तो यह यथार्थवाद और प्रगतिशील चेतना का दौर है। तो इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं, यथार्थवाद मतलब सच्चाई पर टिकी हुई जो साहित्य थी उस पर, और प्रगतिशील चेतना का मतलब प्रगतिशील मतलब प्रगति हो रहा है विकास की ओर, तो प्रगतिशील चेतना जो लोगों में जागृत हो रही है उसका दौर था। तो इसका दो रचनाएं सामने आती हैं, भंगी का बेटा, दो शेर धान। ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है इनके द्वारा रचा हुआ। तीसरा चरण इनमें आता है कि इस चरण में वे वैचारिक बंधनों से मुक्त होकर उच्च कलात्मकता तक पहुंचते हैं।
मतलब वैचारिक जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं, अपने आसपास के चारों तरफ के जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त होकर वे उच्च कलात्मक तक पहुंच जाते हैं। मुख्य रचना जो है वो है चेम्मिन। इन चरणों से उनकी साहित्यिक परिपक्वता स्पष्ट होती है। इन्हीं सब के कारण उनका जो साहित्यिक परिपक्वता है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे छठा नंबर पॉइंट की, जिसमें उपन्यासकार के रूप में असाधारण योगदान उन्होंने दिया। किसने दिया? तो शिव शंकर पिल्ले जी ने एक उपन्यासकार के रूप में आते हैं सामने। तो तक्षी ने कुल 48 उपन्यास लिखे और यह उपलब्धि किसी किसी भी भाषा साहित्य में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। मतलब 48 उपन्यास, 48 उपन्यास, आप एक बार सोच के देखिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 48 उपन्यास लिखने वाले इकलौते उपन्यासकार हैं तक्षी शिवशंकर पिल्ले जी, जो कि मलयालम कहानीकार हैं, लेखक हैं, उपन्यास हैं, जो भी आप बोलें। ठीक है, उनके उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है, प्रेम भी देखने को मिलता है, नैतिकता और जीवन के अंतर्विरोध बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होते हैं। तो ये सारी चीजें उपन्यासकार के रूप में उनके जो असाधारण योगदान है, जो किसी भी राइटर में, लेखक में नहीं देखी जा सकती। ठीक है, तो ये एक अद्भुत योगदान है। 7वां नंबर है चेम्मिन, विश्व स्तरीय कृति। चेम्मिन जो इनका उपन्यास है, इस उपन्यास को ये विश्व स्तरीय कृति मिला। कैसे, या फिर कैसे हम लोग इससे विश्व स्तरीय कृति देख सकते हैं? देखिए, चेम्मिन उपन्यास 1955 में लिखा गया तक्षी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। यह मछुआरा समाज, प्रेम और सामाजिक मर्यादाओं की त्रासदी को अत्यंत कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब चेम्मिन एक प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है, जिसमें सामाजिक मर्यादा की एक त्रासदी और दर्दनाक अंत होती है, जो कि अत्यंत कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है लेखक। और इसी कृति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और इसी लेखनी के द्वारा उनको विश्व स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें स्थान मिला। आगे है हमारा 8वां नंबर, नायक नायिका की नई संकल्पना। देखिए, तक्षी ने परंपरागत नायक नायिका की धारणा तोड़ दी। तक्षी ने क्या किया? जो पुरानी परंपरा चली आ रही है नायक और नायिका की, उसको इन्होंने तोड़ा। उनके नायक बने, मतलब जो परंपरागत नायक नायिका कौन बनते आ रहे थे? राजा, अमीर लोग। ठीक है, राजा का बेटा नायक हो सकता था, अमीर लोगों के बेटे या फिर बेटी नायक नायिका हो सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने साहित्य में, अपने उपन्यास में इन्होंने किसको जगह दी? भंगी के बेटे को, मजदूर के बेटे को, मजदूर के बेटी को, ठीक है, बेरोजगार को, वेश्या को, भिखारी को। तो उनकी दृष्टि में हर मनुष्य समान अधिकारों वाला मानव है। तो ये जो शिवशंकर पिल्ले जी हैं, इन्होंने अपनी साहित्यिक दृष्टि में सभी मनुष्य को इन्होंने समान रूप से देखने का प्रयास किया और देखा भी। 9 नंबर का है भाषा और शैली की विशेषता। मतलब भाषा और शैली की क्या विशेषता रही है इनके साहित्य में? तो तक्षी की जो भाषा है वो सरल